बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, जो समी भी है, जो बसीर भी है, जो समी और बसीर ऐसा कि स्या रात में स्या पत्थर पे चलने वाली स्या चूंटी भी अगर डगमगा जाए और उसको पुकारे तो न सिर्फ उसकी पुकार को सुनता सुनता है बल्कि उसकी मदद को भी पहुंचता है। जिसकी दी हुई तौफीक से आज मैं और आप इस काबिल हुए कि ये लेक्चर हम इसको सुन सकें, और उम्मीद है कि अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल हमें इसको समझने की भी और इस पे अमल करने की भी कोशिश अता फरमाए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बिज़नेस लॉ का, जो बीकॉम में पार्ट 2 के लेवल पे पढ़ाया जाता है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, ये ऑलमोस्ट तकरीबन बिज़नेस के स्टूडेंट्स को ये पता है बीबीए में, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ये पढ़ाया जाता है। और बीकॉम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने हमारा जो फोकस है वो आज बीकॉम के पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके साथ मैं आपकी खिदमत में अनीस रहमान हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले उम्मीद है कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा पेपर के हवाले से। जो यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आता है। और जिसमें से सम टाइम वो एक क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी कर देता है शॉर्ट डेफिनेशंस का, सम टाइम वो नोट्स बना के दे देता है, सम टाइम वो 4 नंबर की डेफिनेशन 5 डेफिनेशंस दे देता है, सम टाइम वो 5 डेफिनेशंस 4 नंबर की दे देता है, और सम टाइम्स वो ऐसे करता है कि 2 मार्क्स की 10 डेफिनेशंस भी दे सकता है। तो आपने इस हवाले से माइंड में इन बातों को रखना है। तो आज जो इस एमसीसीएस की तरफ से एजुकेशन नेटवर्क सीरीज़ का एक जो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया, उससे उसका जो हमने पहला लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या लॉ होता है। अब ये क्वेश्चन कैसे बन के आता है उस हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले कहा जाता है, पहले वो पूछता है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द एसेंशियल रूल्स कंडीशंस ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या वो ये पूछता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस इन डिटेल दिस स्टेटमेंट। वो इस स्टेटमेंट को कहता है कि डिस्कस करें। तो अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपने यही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है फर्दर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की कॉन्ट्रैक्ट होता गया। कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू डू और नॉट टू डू समथिंग एंड सच एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये तो उस बात समझ में आ गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान, और जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ये चलते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करते हैं। आगे से सेक्शन 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी सेक्शन 2H के मुताबिक कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसे अगर इन इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो इक्वल टू होता बराबर होता है एग्रीमेंट पे और प्लस इन्फोर्सेबिलिटी पे। अब हम इसको फर्दर डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, कहता है एवरी प्रॉमिस और ए सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है जी प्रॉमिस भी हो उसमें और कंसिडरेशन भी हो। कंसिडरेशन मीन प्रॉमिस तो ये हो गया कि वादा हो गया, ठीक है, दो पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टीज होती हैं। वो कंसिडरेशन यानी कि दोनों पार्टीज, ये दो से ज़्यादा जो पार्टी जितनी भी पार्टीज हैं उनका उसमें मुश्तरका मफादात हो, यानी कि एक अगर 10 रुपए की चीज़ बेच रहा है तो दूसरे को 10 रुपए की चीज़ वसूल हो रही हो। ठीक है, तो ये है कंसिडरेशन, बाहमी इसे कह सकते हैं कि बाहमी दिलचस्पी। ठीक है, या बाहमी फ़ायदा। उसके बाद है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, व्हेन ए पर्सन मेक अ प्रपोजल टू अनदर पर्सन
या सेकंड पर्सन एक्सेप्ट द प्रपोजल, इट इज कॉल्ड प्रॉमिस। मतलब एक बंदा ऑफर करता है, प्रॉमिस को क्या कहते हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक बंदे ने प्रपोजल किया दिया हो कि कोई ऑफर की हो और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, तो ये प्रॉमिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की वही मैंने बताया कि आपको कि क्या चीज़ मिल रही है उसके बदले में, उसके रिटर्न में क्या चीज़ मिल रही है। तो एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विल बी डन इफ बोथ पार्टीज गिव समथिंग एंड गेट समथिंग। यानी कि गिव एंड टेक की ऑप्शन होती है कि अगर एक पार्टी दे रही है कुछ तो दूसरी पार्टी उसको उसको भी कुछ ना कुछ मिल रहा हो। ठीक है, मतलब इक्वली उसमें हो कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि 100 रुपीज़ की चीज़ अगर एक बंदा दे रहा है तो दूसरे एक 100 रुपीज़ वसूल कर रहा है, तो दूसरा 100 रुपीज़ की वर्थ की चीज़ वसूल भी कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद जो है आ जाता है हमने जो पहले डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट में एक हो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो इसका दूसरा पॉइंट ये इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती है। कहता है इफ एनी पार्टी ऑफ रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर उसमें कोई पार्टी उस एक्ट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद करने पे रजामंद नहीं होती, या उस पे मतलब पीछे हट जाती है, रिफ्यूज़ कर देती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल नहीं करना चाह रहे, तो वो पार्टी एग्रीव पार्टी जो क्या हो जाएगी, अब उसको डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो दूसरी पार्टी जो होगी वो जाके कोर्ट में उसको चैलेंज कर दे। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जो कोर्ट में चैलेंज किया जा सके, तो उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने प्रॉमिस क्या होता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होता है। फिर एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। यहाँ तो हो गया हमने डेफिनेशंस। उसके बाद जो डिफरेंट हमारे ऑथर्स थे, जो डिफरेंट जो है, एक जो था पोलैक, उसने कहा था एन एग्रीमेंट और प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट लॉ एज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, सैलमन ने कहा था कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपकी डेफिनेशंस होगी। उसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं कि वो क्या चीज़ें उसके लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, क्या ज़रूरी होती हैं। मोस्टली जो कॉमन चीज़ें वो जो डिफरेंट बुक्स में भी आपके कोर्स में डिस्कस की गई हैं, तो उनको आगे चल चल के देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरियात हैं, लाज़मी मलज़ूम है एक कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहले ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ऑफ़र से मुराद यही है, आपने प्रपोज़ल दिया या ऑफ़र दिए एक ही बात है कि सबसे पहले बंदा कहता है कि मैं ये आपको ये ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, और जो ऑफ़र होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहले ऑफ़र दी जाती है, अगर वो दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको मान जाती है उन शराइत को, तो उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। ऑफ़र क्या हो गया, प्रपोज़ल दिया, एक्सेप्टेंस क्या, उस प्रपोज़ल को, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें है लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशंस या लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप ये कहते हैं कि जो पार्टीज हैं वो मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल इट मींस दैट इफ वन पार्टी डज नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, कि अगर एक पार्टी फुलफिल नहीं करती तो वो दूसरी पार्टी जाके कोर्ट में उसको सू कर सकती है, उसके अगेंस्ट मुकदमा कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है कि मतलब मैंने कंसिडरेशन का हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कंसिडरेशन ये होता है कि उसको बामी चीज़ उसको जो मिले। ठीक है, कहता है कि इसमें कहता है कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न एग्रीमेंट मस्ट बी सपोज्ड बाय अ लॉफुल कंसिडरेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल दी जाती है वो आपकी बुक में जो भी लिखी हुई है कि सी एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹80 लाख, कि वो 80 लाख का घर बेच रहा है बी को। तो जो बी है वो इन रिटर्न उसे क्या मिल रहा है, हाउस मिल रहा है 80 लाख का। और सी को क्या मिल रहा है, 80 लाख मिल रहा है। अब ये क्या हो गया, ये जो है 80 लाख जो है कंसिडरेशन होगी सी के लिए, और हाउस जो है वो कंसिडरेशन हो गया बी के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, और वो पॉइंट नंबर 4, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इसका वर्ड यूज किया जाता है कि वो जो एग्रीमेंट है, दोनों पार्टीज
ये जितनी भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हों वो कम्पिटेंट हों, उनके अंदर वो कैपेसिटी हो उस पे अमल दरामद करने की। अमल दरामद करने की मतलब क्या है? वो उसमें जो डिस्कस किया होता है कि वो माइनर ना हो, ठीक है, अनसाउंड माइंड ना हो उसका, और उसका जो ये है कि वो इक्वली उस पे जो है अमल कर सके, ठीक है। दोनों पार्टीज एक सेम लेवल की हो सकती हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट हम क्या कहते हैं? फ्री कॉन्सेंट हमारी क्या चीज़ होती है? फ्री कॉन्सेंट हम ये होता है कि उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट की अगर उसमें ये बात की कि ओपनली वो डिसाइड कर सके कि हाँ मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ है, ये चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है या नहीं होना, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर कोई मतलब गन पॉइंट पे या उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके वो चीज़ उससे वो एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर फ्री कंसेंट होगी तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि जो जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, कोई इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई इलीगल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई कहता है कि जी फलां जगह से आप ये प्रोडक्ट मेरे लिए स्मगलिंग करके लाएं, हम यहाँ पे आके उसको सेल करेंगे, तो ये एक इलीगल चीज़ है। इसको कानून जो है वो कानून में इसकी ममानियत है स्मगलिंग की, तो ये एक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। जो भी चीज़ उसमें हो वो लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है, लीगल होना चाहिए। उसके बाद है मतलब इस तरह कभी कह सकते हैं कि अगर मैं तुम्हें फलां बंदे को तुम मारोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कह सकते। उसके बाद जो है वो एक और बात होती है कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, ठीक है। और इसमें यह है कि ऐसे कुछ होते हैं जो एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं कि जिसमें मतलब वो मुआहदे कानून की रूह से अमल दरामद नहीं हो सकते, जैसे मतलब कामले काबिल अमल नहीं हो सकते। अब उसकी बात की जाए तो अगर इसकी एग्जांपल जो दी जाती है कि सी जो है वो क्या कह रहा है कि प्रॉमिस करता है अपने बिजनेस को, इफ बी पेज हिम ₹2 लाख, तो ये क्या है कि उस वक्त होगा, वाइड कंट्रैक्ट हो जाएगा, काबिल अमल होगा कि अगर वो 2 लाख रुपए देगा तो वो तभी बिजनेस करेगा, ठीक है। तो ये काबिल अमल नहीं हो सकता, समटाइम ये काबिल अमल होता है और समटाइम ये नहीं होता। उसके बाद है सर्टेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टेनिटी मीन कि यकीनी, और उस पॉसिबिलिटी की मुमकिन कि उसकी मुमकिन हो वो काबिल अमल हो सके। मिसाल के तौर पे अक्सर बात की जाती है कि फलां बंदा चाहता चाँद वो आसमान से तारे तोड़ ले। वो आसमान से तारे तोड़ लेना अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस की, ठीक है। ये परफॉर्मेंस में इसकी कोई यकीनी कैफियत तारी नहीं होती। हाँ, उसके बाद है ये नंबर 9 पॉइंट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन क्या होती है कि ये मस्ट भी जो है ना वो रिटन होना चाहिए। जो अगर केस में सू किया जाता है, आपने अक्सर मूवीज में, ड्रामास में ये वर्ड सुना होगा, एक्चुअली नॉवेल्स में, कहानियों में, कि जो अदालत होती है वो सबूत मांगती है। तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, ज़ुबानी कलामी भी हो जाता है, लेकिन अगर उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है, कानून की नज़र में इन्फोर्सेबल बाय लॉ करना है, तो वो मस्ट बी राइटिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड कैसे होगा? जैसे स्टाम्प पेपर पे आपने अक्सर देखा होगा, स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होता है, तो वो रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्लियरिटी ऑफ टर्म्स, ठीक है। क्लियरिटी ऑफ टर्म्स क्या होता है कि टर्म्स मस्ट बी क्लियर, ठीक है, फॉर ऑल द पार्टीज। बोथ द पार्टीज हैं, ऑल द पार्टीज हैं, ठीक है। उनके नज़दीक ये पार्टी जो टर्म्स हैं मस्ट बी क्लियर होनी चाहिए, कि उसमें ये ना हो कि एक बंदे ने उसे कहा है कि मैं तुम्हें 200 बुक्स दूंगा,
कौन-सी बुक्स दूँगा? कोई पता नहीं। कब दूँगा? कोई पता नहीं। ठीक है? कितनी प्राइस में दूँगा? कोई पता नहीं। अब जब तक वो क्लियर नहीं होगा कि 200 बुक्स की वो दूँगा, उसके उनके ये टाइटल्स होंगे, उनकी ये प्राइस होगी, इतने पैसे मैं एडवांस में लूँगा, इतने पैसे एडवांस में आप बाद में देंगे, मैं आपको डिलीवरी इस तरीके से दूँगा। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस की, और वो बंदा जो दूसरा बंदा है जिसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, वो इन चीज़ों से अवेयर होगा, तो वो तब आप इन जो टर्म्स हैं, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है? यहाँ तक आज इसका टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और इसमें कोई क्वेश्चन हो, किसी तरीके से भी आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमें अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं कि इसमें हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए, और ताकि बहुत से स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट होता है। और जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकते, मतलब कॉलेज में नहीं जा सके या कॉलेज की वजह से, तो वो ज़रूर इसको आगे शेयर करें, ताकि वो और भी किसी का भला हो। ये सदका जारिया है, आपके लिए भी बनेगा, तो हमारे लिए भी बायस ये सवाब का भी काम हो सकता है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।